नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है गोपाल कृष्ण गोखले। ये टॉपिक भी आपके पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र में शामिल है। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको गोखले के जीवन और उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि से अवगत कराऊंगी। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय आधुनिक राजनीतिक चिंतन की उस विचारधारा से संबंधित हैं जिसे उदारवाद कहा जाता है। इस विचारधारा के प्रमुख स्तंभों में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों अर्थात 1885 से 1905 में कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व रहा। इन नेताओं की कुछ सामान्य विशेषताएं थीं, जैसे ये विचारक उच्च शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका दृष्टिकोण पूर्णतः वैधानिक था। उनके हृदय में ब्रिटिश राज्य के प्रति कृतज्ञता के भाव थे। उनकी दृष्टि में ब्रिटिश शासन भारत के लिए अभिशाप नहीं वरन वरदान था। ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में भी उनकी आस्था थी। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को तत्कालीन महाराष्ट्र प्रांत के पश्चिमी समुद्र तट पर रत्नगिरी जिले के कोतलुक प्रांत में हुआ। गोखले चित्पावन ब्राह्मण थे। वे टास्टे नामक कुलीन वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता कृष्णराव गोखले कोल्हापुर में महादेव गोविंद रानडे के सहपाठी रह चुके थे। गोखले की माता सत्यभामा एक धनी भास्कर ब्राह्मण की पुत्री थी। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात 1876 में गोपाल जब 10 वर्ष के थे तब उन्हें और उनके बड़े भाई गोविंद को आगे की पढ़ाई के लिए कोल्हापुर भेजा गया। लेकिन इसके 3 वर्ष बाद जब गोखले मात्र 13 वर्ष के थे उनके पिता का देहावसान हो गया। परिणामतः 18 वर्षीय गोविंद को पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। 15 रुपये मासिक पर उन्होंने न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया वरन गोपाल को भी 8 रुपये महीने भेजने लगे। 8 रुपये महीने में गुजारा करना सहज नहीं था, अतः गोपाल कृष्ण को बहुत कष्ट उठाने पड़े। सन 1881 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद पूना के डेंकन कॉलेज से परीक्षाएं पास करके 1884 में बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज से BA की परीक्षा पास की। यहाँ उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु छात्रवृत्ति के रूप में 20 रुपये मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में अध्यापक की नौकरी कर ली। 1814 में डंकन एजुकेशन सोसाइटी ने न्यू इंग्लिश स्कूल को फर्ग्यूसन कॉलेज में परिवर्तित कर दिया। इस कॉलेज में गोपाल कृष्ण को अंग्रेजी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, लेकिन क्योंकि स्नातक स्तर पर उनका विषय गणित भी था इसलिए वे वहाँ अंग्रेजी के अलावा गणित भी पढ़ाते थे। अध्यापन काल के दौरान गोपाल कृष्ण की भेंट गोविंद रानडे से हुई। गोखले रानडे से अत्यधिक प्रभावित हुए एवं उनके शिष्य बन गए। रानडे ने उन्हें 1888 में पूना की सार्वजनिक सभा का मंत्री नियुक्त कर दिया। वे एंग्लो मराठी समाचार पत्र सुधारक के 4 वर्षों तक संपादक भी रहे। गोखले सुधारक पत्रिका के लिए लेख भी लिखते थे। 23 वर्ष की अवस्था में जब गोखले ने राजनीति में प्रवेश किया तब तक कांग्रेस के नियमित अधिवेशन होने लगे थे। 1889 में गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया। कांग्रेस के अधिवेशनों और उसके विचार विमर्शों में गोखले की सक्रिय भागीदारी रहती थी। 1889 में रानडे के निर्देशन पर उन्होंने बम्बई की विधान परिषद की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ा और बाल गंगाधर तिलक को सीधे संघर्ष में परास्त कर वे विजयी रहे। दादा भाई नौरोजी के प्रयत्नों से 1897 में रॉयल कमीशन ऑन एक्सपेंडिचर का गठन किया गया। लॉर्ड वेलवी को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।
1897 में गोखले वेल्बी कमीशन के समक्ष गवाही देने इंग्लैंड गए। जब वे विदेश में थे तब पूना में प्लेग फैल गया। सरकार ने इसकी जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया और गोखले को भी उसका सदस्य बनाया। 1899 में गोखले बम्बई प्रांत की नगरपालिकाओं की ओर से बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए। 3 वर्ष के बाद 1902 में सर फिरोज शाह मेहता के स्थान पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुने गए तथा 13 साल तक इसके वे सदस्य रहे। इस परिषद में उन्होंने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों, विशेषकर कर नीति, नमक कर, सेना पर व्यय, भारतीय नागरिकों को अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जाने के नियमों, शिक्षा आदि की विद्वतापूर्ण आलोचना की। अर्थशास्त्री और गणितज्ञ होने के कारण गोखले के सरकारी बजट पर भाषण अत्यंत प्रभावशाली होते थे। 1905 में गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। इस समाज का उद्देश्य ऐसे अनुयायियों को एकत्र करना था जो सारी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर देश सेवा के कार्य में जुट जाएं। 1905 में बंगाल विभाजन का गोखले ने अपने भाषणों में विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की स्थिति भी गोखले के भाषणों का विषय होती थी। 1914 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गुलामी का जीवन बिताने वाले भारतीय मजदूरों के पक्ष में समर्थन जुटाने भारत आए तो गोखले की भेंट गांधी जी से हुई। महात्मा गांधी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गोखले गए तथा भारतीय मजदूरों के हित में उन्होंने सुझाव पेश किए। 1919 में गोखले ने लॉर्ड वेलिंगटन के आग्रह पर भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। भारत के में सुधार के संबंध में गोखले द्वारा प्रस्तुत यह अंतिम योजना थी। यही कारण है कि इसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा भी कहा जाता है। गोखले राजनीति में उदारवादी विचारधारा के पक्षधर थे। उन्होंने क्रमिक परिवर्तन व संवैधानिक साधनों में विश्वास किया। प्रजातांत्रिक मूल्यों में उनकी गहन आस्था थी। गोखले की नीति हमेशा ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने और उनके समक्ष न्यायोचित मांगे रखने की रही। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे 1897, 1903, 1906, 1908, 1912, 1913 तथा 1914 में कुल 7 बार ब्रिटेन की यात्रा पर गए। 1905 में वे दूसरी बार कांग्रेस के शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में इंग्लैंड की सरकार को भारत की स्थिति से अवगत कराने इंग्लैंड गए। तीसरी बार 1906 में बंगाल विभाजन का उन्होंने विरोध किया तब भारत में संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता से उन्होंने भारतीयों को अवगत कराया। 1908 में अपनी चौथी इंग्लैंड यात्रा के दौरान उन्होंने भारत सचिव मार्ले से अनेक बार भेंट की तथा भारत में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। अपने प्राथमिक शिक्षा विधेयक के समर्थन के लिए वे 5वीं बार इंग्लैंड गए। 1912 में ब्रिटिश सरकार से भारतीय लोक सेवा के संबंध में इस्लिंगटन की अध्यक्षता में जो शाही आयोग नियुक्त किया गया था, गोखले भी उसके सदस्य थे। गोखले ने 1913 और 1914 की इंग्लैंड यात्राएं लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में की। गोखले मधुमेह के रोगी थे। कार्य व्यस्तता ने इस रोग को और अधिक बढ़ा दिया था। अतः इसी रोग के कारण 19 फरवरी 1915 में गोखले का निधन हो गया। उनके निधन पर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी के अंक में लिखा, भारत का यह रत्न, महाराष्ट्र का यह महामानव, कार्यकर्ताओं का नरेश चिर निद्रा में निमग्न हो गया है। उसे देखो और उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करो। अभी मैंने आपको ये बताया कि गोखले द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा 1919 में प्रस्तुत किया गया। वास्तव में
इसको 1914 में बना लिया गया था। इसका प्रकाशन 1919 में गोखले की मृत्यु के बाद किया गया था। अब मैं आपको बताती हूँ गोखले की वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में। कोई चिंतक शून्य में जन्म नहीं लेता। प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी परिस्थितियाँ, प्रेरणा, प्रभाव आदि व्यक्ति के विचारों को निर्धारित करते हैं। गोखले भी इस दृष्टि से अपवाद नहीं थे। उनके विचारों के निर्माण में कई तत्वों की भूमिका रही। इन तत्वों में सबसे पहले उनका परिवार आता है। गोखले के चरित्र निर्माण उनके परिवार का मुख्य योगदान रहा। गोखले वंश के पूर्वजों ने मराठा इतिहास में अपने साहस, शौर्य, उज्ज्वल चरित्र व सत्यनिष्ठा के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए थे। चारित्रिक दृढ़ता, सत्य, आत्मसम्मान, प्रबल इच्छा शक्ति, विशाल हृदयता, धार्मिक मनोवृत्ति और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता गोखले को अपने माता पिता एवं पूर्वजों से विरासत में मिली। बचपन में गोखले को अत्यधिक अभावों का सामना करना पड़ा था, अतः निर्धनों की समस्याओं का उन्हें भली भांति ज्ञान था। यही कारण था कि निर्बलों, निर्धनों और आश्रितों का उन्होंने सदैव पक्ष लिया। गोखले को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण तत्व अंग्रेजी शिक्षा थी। गोखले ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रति सम्मान का भाव रखा। कॉलेज व स्कूल के स्तर पर उनकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, जिसके परिणाम स्वरूप ये ब्रिटिश परंपराओं, साहित्य और विचारों के संपर्क में आई। अंग्रेजी विचारक कूपलैंड और चेम्सफोर्ड की भांति उनका विचार था कि भारत में राष्ट्रीयता का विचार पश्चिम की देन है। उनको संविधानवाद से संबंधित विचारधारा पर बर्ग की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी प्रभाव था। बर्ग की भांति उनकी मान्यता थी कि समाज की प्रगति के लिए व्यवस्था और स्थायित्व आवश्यक है। यही कारण था कि वे कभी उग्रवादी साधनों के पक्ष में नहीं रहे। उदारवादी दर्शन में उनका विश्वास भी अंग्रेजी शिक्षा का ही परिणाम था। भारत की पराधीनता का अंत और व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास की संभावना उन्हें उदारवादी दर्शन में ही दिखाई देती थी। इसके अतिरिक्त गोखले पर हिंदू धर्म का भी प्रभाव था। हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण उन्होंने 1906 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को कभी स्वीकार नहीं किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना उनकी भारतीय संस्कृति में आस्था का प्रतीक मानी जा सकती है। वे धर्म और राजनीति का समन्वय चाहते थे, लेकिन राजनीति के आध्यात्मिकरण से उनका अभिप्राय हिंदू धर्म के आधार पर राजनीति का संचालन करना नहीं था। वे सभी धर्मों की मौलिक मान्यताओं के आधार पर राजनीति का संचालन चाहते थे। इन सब के अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानडे, आगरकर और फिरोज शाह मेहता के विचारों का भी गोपाल कृष्ण गोखले पर प्रभाव पड़ा। बच्चों, इस व्याख्यान में आपको मैं इतना ही बताऊंगी। इसके बाद के व्याख्यान में मैं आपको गोखले के राजनीतिक विचारों से अवगत कराऊंगी। धन्यवाद।